बुल ट्रैकर्स दोस्तों, दुनिया भर के मार्केट्स इस वक्त ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक अलग तरीके की अनईजीनेस हमें देखने को मिल रही है और कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया भर के मार्केट्स में हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। और आज हर कोई क्रैश की बात कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह एआई को बताया जा रहा है। लेकिन ये एआई का क्रैश 2008 और 2000 से बड़ा क्रैश कर सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज हर कोई मानता है कि एआई का क्रैश आने वाला है, लेकिन कब और कैसे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आइए समझते हैं। तो एवरीवन नोज क्रैश इज कमिंग बिकॉज वैल्यूएशंस आर इनसेन, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर कोई इस बात को मानता है। टॉप बैंकर्स, आईएमएफ ऑल वार्निंग अबाउट हाई वैल्यूएशंस ऑफ यूएस स्टॉक्स। S&P 500 केप रेशियो, अब केप रेशियो क्या है? सिक्लिकली एडजस्टेड पी, एक तरीके का पीई है। अगर वो देखें तो वो .com बबल लेवल के आसपास पहुंच गया है, इतने हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। मैग्निफिशिएंट 7 जो सबसे बड़ी यूएस की टेक कंपनीज हैं, वही इंडेक्स को ऊपर लेके जा रही हैं और करीब 40% का S&P 500 का वो वैल्यू होल्ड करती हैं। इन्वेस्टर्स एज्यूम कि एआई स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन मैसिव फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसमें कितनी सच्चाई है? बट द मैथ इज ब्रूटल। अगर हम देखें कि क्या जितना इन्वेस्टमेंट एआई में किया जा रहा है, क्या उतने प्रॉफिट्स फ्यूचर में जनरेट होंगे? तो एक अगर इसका एस्टिमेट देखें कि 2030 तक $650 बिलियन हर साल पंप करने पड़ेंगे एआई इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए, लेकिन उसमें 10% ही रिटर्न आ पाएगा। अब सोचिए कि हमारे यहाँ पर एफडी में आप पैसे रखते हैं तो 6-6.5% रिटर्न मिल जाता है, और आप हर साल $650 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। तो ये इक्वेशन जो है, इट इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस। दिस इज एक्सट्रीमली अनलाइकली इन द शॉर्ट रन, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट बेसिस पर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये 2008 के सिचुएशन से अलग है। तो 2008 का जो क्रैश था वो एक डेट का बबल था, यानी कि इतना लोगों ने कर्जा बांटा कि लोग डिफॉल्ट्स करने लगे और एक के बाद एक बैंक्स कोलैप्स करने लगे। इस बार ऐसा नहीं है, डिफरेंट है। द करेंट बूम इज इक्विटी फिनेंस्ड, नॉट डेट फिनेंस्ड। सो अ क्रैश वोंट ट्रिगर अ फाइनेंशियल सिस्टम मेल्टडाउन। इस बार बैंक क्रैश नहीं कराएंगे जैसा कि 2008 में हुआ था। द इकोनॉमी हैज ऑलरेडी सर्वाइव्ड बिग शॉक्स रिसेंटली, जैसे एनर्जी की क्राइसिस आई, टैरिफ्स आए, कई तरीके के कोविड आया। तो ये जो लोग कहते हैं कि अब मार्केट इतने रेजिलियंस हो गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए क्रैश नहीं करेंगे, तो वो थ्योरी सही नहीं है। कैसे, आइए समझते हैं। द रियल डेंजर, असली खतरा कहीं और है। ये डेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल सिचुएशन, वॉर, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं है, खतरा कहीं और है। तो ये जो अगला क्रैश मार्केट में आएगा, इसे कौन कराएगा? इसे कराएगा अमेरिकन कंज्यूमर। दिस इज द हार्ट ऑफ द वनरेबिलिटी। अगर आप देखिए, जो अमेरिकन कंज्यूमर है, 21% ऑफ यूएस हाउस होल्ड वेल्थ जो है वो अभी होल्ड कर रहा है, यानी कि सारा पैसा उन्होंने मार्केट में लगाया हुआ है, ज्यादातर हायर देन .com एरा। और .com एरा के पेन अभी भी लोगों के माइंड में फ्रेश है। इसके बावजूद भी उनकी सारी सेविंग्स मार्केट में लगी हुई है। 21% इज अ ह्यूज नंबर। एआई रिलेटेड एसेट्स नियरली हाफ ऑफ ऑल वेल्थ गेन इन द लास्ट ईयर। तो अमेरिकन कंज्यूमर्स का ज्यादातर पैसा टेक स्टॉक्स में लगा हुआ है। अमेरिकन्स आर सेविंग लेस बिकॉज देयर पोर्टफोलियो लुक रिच। तो जब उन्हें दिख रहा है कि अरे मैंने एनवीडिया में लगाया और मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे बैंक में पैसा रखने की क्या ज़रूरत है, मुझे सेविंग्स में पैसा रखने की क्या ज़रूरत है, जो भी मेरे पास है मैं लेकर उसे मार्केट में लगाऊंगा। तो ये सिचुएशन हो रही है। अब आप देखिए, एआई डिपेंडेंट फर्म्स होल्ड
44% ऑफ S&P वैल्यू अप, लगभग आधा। यूएस का आधा मार्केट, हैंडफुल ऑफ कंपनी, 8-10 टेक कंपनीज उस वैल्यू को होल्ड कर रही हैं। आप खुद सोच के देखिए कितना बड़ा ये रिस्क है। अब नाउ इफ स्टॉक फॉल्स तो क्या होगा? हाउस होल्ड नेटवर्थ फॉल्स बाय 8%, जैसा कि हमने .com एरा में देखा था कि जब क्रैश आया था तो उतना फॉल हुआ, हम उतना ही ले रहे हैं। कंज्यूमर्स कट स्पेंडिंग बाय 1.6% ऑफ जीडीपी। जब क्रैश होगा तो लोग अपने खर्चे कम करेंगे और उनकी स्पेंडिंग में 1.6% ऑफ जीडीपी, आप सोचिए अमेरिका की जीडीपी में स्पेंडिंग कट होगी और ये काफ़ी होगा यूएसए को रिसेशन में ले जाने के लिए। तो वहाँ पे अगर रिसेशन अगला आएगा तो उन वजह के उन रीजंस की वजह से नहीं आएगा जिसके बारे में आज बात हो रही है, ये रीज़न होगा। और ऐसे एआई वहाँ पर एक बड़ा रिसेशन क्रिएट कर सकता है, जैसा कि 2000 में हुआ था। एनी स्लोडाउन कुड वाइप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन हाउस होल्ड वेल्थ। लोग सड़क पे आ जाएंगे और हो सकता है वो मॉर्गेज वगैरह भी अपने ना पे कर पाए। दिस कंज्यूमर शॉक इज बिगर देन एनी स्लोडाउन इन एआई इन्वेस्टमेंट। तो अगर एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो उससे भी बड़ा ये शॉक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमेरिका की प्रॉब्लम है, अमेरिका का बाजार गिर जाएगा, हमें क्या मतलब है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। ग्लोबल स्पिलओवर, यूरोप, चाइना, एवरी कंट्री गेट्स हिट। ओके, कैसे हम समझते हैं? अगर यूएस की डिमांड वीक होगी तो यूरोप, जो कि ऑलरेडी वीक ग्रोथ से सफर कर रहा है, उनमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। और चाइना, हम जानते हैं सबसे ज्यादा चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो वो ऑलरेडी डिफ्लेशन में से गुजर रहा है और ऑलरेडी टैरिफ्स की वजह से उनके पास सरप्लस माल पड़ा हुआ है। तो अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा और वो चाइना से गुड्स नहीं खरीदेगा तो वहां पर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लूजेस एक्सपोर्ट डिमांड। और ये ट्रम्प के टैरिफ सिचुएशन को और खराब कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेनर्स होल्ड 18 ट्रिलियन इन यूएस स्टॉक्स, ग्लोबल वेल्थ शॉक। अब सोचिए 18 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस टेक स्टॉक्स को दुनिया भर में होल्ड किया जाता है, जिसमें हमारे देश के भी लोग हैं। तो कितनी बड़ी यूएस मार्केट्स पर ग्लोबल डिपेंडेंसी बन गई है। चंद जो 8-10 स्टॉक हैं उनके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी बन गई है। सो ऑल ऑफ दिस विल लीड टू अ मिनी ग्लोबल रिसेशन। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनएविटेबल है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%। और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो रिसेशन आएगा ये बाकी सारे रिसेशन से खतरनाक होगा और अलग होगा? उसकी वजह क्या है? तो जब भी यूएस में रिसेशन होता है या वीकनेस आती है तो लोग यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं. A US-led downturn strengthens the US dollar because investors run to safety. हम जानते हैं कि डॉलर को दुनिया भर का सबसे भरोसेमंद करेंसी माना जाता था. आज नहीं माना जाता, ये अलग बात है. बट दिस टाइम अमेरिका इज इन पॉलिटिकल कैओस. हम जानते हैं वहां पर क्या हो रहा है. इंस्टीट्यूशंस लुक वीकर. आप देखिए वहां पे फेड को हड़काया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, जबरदस्ती रेट कट कराया जा रहा है. डॉलर इज ऑलरेडी डाउन 8% एंड दिस शोज कि अब डॉलर पे जो भरोसा दुनिया भर के लोगों का था वो कम होता हुआ दिख रहा है. सो द डॉलर सेफ हेवन इफेक्ट माइट ब्रेक. तो पास्ट में जो होता आया था, कभी भी रिसेशन आया, डाउनटर्न आया, लोग डॉलर को खरीदते हैं, वो इस बार नहीं होगा. दिस वुड बी हिस्टोरिक. दूसरी चीज अगर आप देखें, गवर्नमेंट वुड फेस सीरियस फिस्कल प्रेशर. जो उनके बजट का घाटा है वो बढ़ता रहेगा. अ रिसेशन वुड पुट इंडेटेड गवर्नमेंट टू अ सीवियर टेस्ट. हम जानते हैं अमेरिका में 38 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है. कोई भी कंट्री को उठाइए, इवन जापान, इंडिया, सब में जीडीपी के 100% से ज्यादा का डेट हो रहा है. तो जब इतना कर्जा है तो आपको सूद भी ज्यादा देना पड़ता है. तो इसकी वजह से क्या होगा? सेंट्रल बैंक्स वुड कट इंटरेस्ट रेट्स ताकि सूद उन्हें कम देना पड़े. बट डेफिसिट्स वाइडन एज वेलफेयर स्पेंडिंग राइज एंड टैक्स रिसिप्ट फॉल. तो आमतौर पर ऐसे में क्या होगा कि कुछ कल्याणकारी स्कीम्स डालनी पड़ेंगी, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा. तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट्स कम करने के बावजूद भी बॉन्ड यील्ड में हमें राइज देखने को मिलेगा. लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड माइट राइज इवन एज सेंट्रल बैंक कट रेट्स. यूजुअली क्या होता है, जब भी हम जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेट कट करता है तो बॉन्ड यील्ड में ड्रॉप देखने को मिलता है. लेकिन अगर रिवर्स हो रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट को उस कट पर भरोसा नहीं है, उसे बिगर रिस्क मार्केट में देखने को मिल रहा है. मार्केट्स में नॉट गिव कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन रूम फॉर स्टिमुलस. अभी तक क्या होता था, कोई भी क्राइसिस आई स्टिमुलस दे दो. लेकिन जिस तरीके से हर क्राइसिस पे स्टिमुलस का साइज बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अब सारी दुनिया भर की सरकारों के ऊपर घाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो स्टिमुलस का भी स्कोप नहीं रहेगा. अब इमेजिन करिए अगर कोविड में स्टिमुलस नहीं दिया जाता तो क्या होता, क्या हमारे मार्केट्स की हालत होती और क्या इकोनॉमी की हालत होती. लेकिन स्टिमुलस देने की भी एक लिमिट है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देगा. अब आइए क्विकली इस बात पे भी बात कर लेते हैं कि क्या एआई का कोई फ्यूचर है, क्या उसका कोई यूज़ है, या सिर्फ ये गूगल की तरह छोटा मोटा एक टेक्नोलॉजी है. तो अगर हम देखें कि क्लेम क्या किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, ये देखिए ये सारे एआई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके फाउंडर्स हैं और वो क्या क्लेम कर रहे हैं. वो क्लेम कर रहे हैं कि ऑल्टमन जो है वो कह रहे हैं कि मशीन्स विल प्रोड्यूस नोबल इनसाइट्स नेक्स्ट ईयर. ऐसा उनको उम्मीद है कि अगले साल से ही हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. इसी तरीके से एंथ्रोपिक के जो सीईओ है उनका कहना है कि पावरफुल एआई कुड बी इन 1 ईयर अवे. और जो तीसरे सीईओ है एआई कंपनी के, उनका कहना है कि एआई कुड क्योर ऑल डिजीजेस विद इन अ डिकेड. तो ये बात सही है कि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी काम एआई फ्रंट पे चल रहा है और एआई इज़ द फ्यूचर. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद एआई ही एआई होगा और पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया में ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा स्मार्ट कोई चीज़ होगा. लेकिन ये सब कुछ चुटकियों में होने वाला नहीं है, अगले 1-2 सालों में नहीं होने वाला नहीं है और बिना ब्लड बाथ के होने वाला नहीं है. जैसा कि हमने .com एरा में देखा कि उस वक्त हमें कहा गया था कि इंटरनेट इज द फ्यूचर एंड इंटरनेट इज द फ्यूचर नाउ. लेकिन उसने किस तरीके का ब्लड बाथ किया था इसे हमें भूलना नहीं चाहिए. लेकिन ये जो क्लेम किया जा रहा है कि हम बहुत जल्दी ही ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, इसकी सच्चाई क्या है? तो लीप जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एआई के बारे में रिसर्च करती है, उनका फोरकास्ट क्या है कि 18% ऑफ यूएस वर्क आवर्स
AI असिस्टेंट बाय 2030। तो ध्यान रहे कि 100% नहीं हो रहा, 2030 तक उनका कहना है कि 18% ही ऑफिस के काम में AI असिस्टेंस यूज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आज भी हम सब AI चैट जीपीटी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कितने परसेंट कंपनीज ऑफिशियली उन्होंने AI को अडॉप्ट किया है, जहां तक मुझे जानकारी है कि बहुत ही रेयर जो कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं वो प्राइवेटली यूज करते हैं, लेकिन एज अ कॉर्पोरेट सोल्यूशन AI को अभी भी काफी कम यूज किया जा रहा है और कोई भी सीरियस यूज नहीं किया जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो जरूर अपना फीडबैक शेयर करिए। AI uses 7% of US इलेक्ट्रिसिटी बाई 2030। आप देखिए US जैसे देश पे इतना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, उसका 7% AI यूज करेगा। और अगर हम इंडिया में AI की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट है, कहाँ से आएगी बिजली? ओनली 20% चांस ऑफ पावरफुल AI बाई 2030, ये इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। तो कोई चमत्कार होने की संभावना अभी नहीं लग रही है 2030 तक। हाँ, क्या 2035, 40, 50 तक होगा, वो आगे देखने को मिलेगा। बाई 2040 AI इतना कॉमन हो जाएगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, प्रिंटिंग प्रेस, उस तरीके की लेवल पर आ जाएगा। तो इसलिए जिस कमाल की हम बात कर रहे हैं वो 2-3 सालों का खेल नहीं है, 15-20 सालों का खेल है। और उसमें अगर हमें कंटिन्यूअसली इतना बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल पंप करेंगे तभी हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि अभी तक वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो बिग टेक स्पेंड $400 बिलियन ऑन AI इंफ्रा इन 2025। $400 बिलियन स्पेंड किए। AI रेवेन्यू 50 बिलियन का ही है, सिर्फ इतना ही अभी तक रेवेन्यू है। 95% ऑफ AI पायलट्स फेल ROI टेस्ट। इतने सारे ऐप बनाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जीरो के मुताबिक है। 95% ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। इसलिए इस खतरे को हमें संभलना है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अब जाके थोड़ी चेतना आई है, लोग डेटा सेंटर AI की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ काम हो रहा है। अभी उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्या इससे हमें सबक लेना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि किसी भी स्टॉक में अगर आपने पोजीशन बनाई है तो इमेजिन करिए कि अगर वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन आता है, बड़ा क्रैश आता है ड्यू टू AI, तो आपके स्टॉक के कंपनी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और पढ़ना तो पढ़ना है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन जब इकॉनमी में रिवाइवल होगा तो क्या वो रिकवर करेगा, इस बात को अगर आप समझ पाएंगे तभी उस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। अदरवाइज ये आपके पास ऐसा मौका है, जब मार्केट्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे हैं, अभी भी आपके पास मौका है कि जो वीक स्टॉक से आप निकल सकें। तो एज एन इन्वेस्टर हमें इस खतरे के बारे में जानना है और हमें ये नहीं सोचना है कि ये यूएसए की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये दुनिया भर के इकॉनमी और मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगी। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये कि आप जिन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, एक बार के लिए सोचिए कि अगर AI का क्रैश आता है, यूएस का मार्केट क्रैश होता है, यूएस में रिसेशन आता है, तो आपके स्टॉक की कंपनी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, इसे हम नकार भी नहीं सकते। लेकिन जब रिवाइवल होगा तो क्या आपके स्टॉक में उसकी वजह से रिवाइवल होगा? आप जितना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर या हाई प्राइस पर आपने स्टॉक को खरीद के रखा है, उतना ज़्यादा आप अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर एक बार रिव्यू करें और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या सिग्नल्स हमें दे रहा है। तो आज मार्केट्स ने पूरी तरीके से हमें सरप्राइज कर दिया। जीडीपी का इतना अच्छा डेटा आया था, उसके बावजूद भी हमें आज मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिला। और जो चीज़ सरप्राइजिंग थी कि थ्रू आउट द डे मार्केट्स रेड में रहे। तो 143 पॉइंट्स का हमें फॉल मार्केट में देखने को मिला निफ्टी में, और एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए काफ़ी पुअर रहा। 14 स्टॉक्स अप रहे, 35 डाउन रहे। तो अगर हम मेजर गेनर्स की बात करें तो एक स्टॉक रहा, और मेजर लूजर्स की बात करें तो 1 स्टॉक रहा निफ्टी 50 के स्टॉक में। वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम देखें 407 पॉइंट्स डाउन रहा, 7 एडवांसेस एंड 5
डिक्लाइंस। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बेटर सिचुएशन दिखी, बिकॉज की एक होप है कि आने वाले दिनों में जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, शायद वहाँ पे छोटा मोटा कट की न्यूज़ हमें सुनने को मिल जाए। कल के अगर हम एफआईआई के डेटा को देखें तो एफआईआईज ने सेलिंग की थी, यानी कि जो ये जीडीपी का डेटा आया है उसे एफआईआईज ने थम्स डाउन कर दिया है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, जो सेक्टर इंडेक्स हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी सेक्टर्स नेगेटिव में रहे और निफ्टी फार्मा मार्जिनली फ्लैटिश टाइप का रहा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि कोई मेजर बड़ी गिरावट नहीं हुई। अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में हमें वीकनेस देखने को मिली। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी है और निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन हम देखें तो हम मॉडरेटली बेरिश जोन पे थे, बेरिशनेस काफ़ी कम थी, लेकिन आज हमें शार्प बेरिशनेस में राइज देखने को मिला। बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और अगर हम बैंक निफ्टी में भी जाएं लगभग वही पैटर्न हमें देखने को मिला। और यहाँ पर भी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बेरिशनेस बढ़ रही है और ये भी यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ गया। तो दोनों में हमें एक साथ सेंटिमेंट ट्रैकर में बेरिशनेस देखने को मिल रही है और ये काफ़ी दिनों के बाद, मैं कहूँगा काफ़ी हफ्तों के बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों अब बेरिश जोन पे आ गए हैं। तो ये चार्ट्स पर बढ़ने से पहले आज का मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं। तो आज 2 दिसंबर है और हम किसी तरीके से आज हम 26,000 को हमने सस्टेन कर लिया। एक टाइम पर ऐसा लगा था कि ये टूट जाएगा, लेकिन बाय क्लोजिंग हमें वहाँ से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और हमने 26,000 को सस्टेन कर लिया, बचा लिया। आज 143 पॉइंट्स निफ्टी डाउन रहा। वॉलेटिलिटी में कोई मेजर बदलाव नहीं है, कल के लेवल के आसपास है और विक्स भी लगभग उसी लेवल पर है। मैं कहूँगा वॉलेटिलिटी में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। पीसीआर में देखें तो अच्छा राइज हमें देखने को मिला था और फिर अब धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट डाउन कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि अब वो जो स्ट्रेंथ है वो बाजार में कम होती हुई दिख रही है। आज अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स का ओआई देखें तो कल करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे, आज भी करीब 7,900 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं विथ राइज इन प्रीमियम। तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आज वीकली एक्सपायरी थी और ऐसा लगता है कि लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया है। तो यहाँ पर मैं कल का डेटा देखना चाहूँगा कि क्या वापस से प्रीमियम्स बढ़ते हैं। अगर बढ़ते हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि शॉर्ट टर्म में हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। एनएससी का टर्नओवर अगर हम देखें तो मैं कहूँगा बिलो एवरेज है बट बेटर देन येस्टरडे। अगर पिछले 2-3 दिनों से हम देखें तो उससे बेटर टर्नओवर देखने को मिला है, लेकिन स्टिल इट इज पुअर देन एवरेज। और एडवांस डिक्लाइन एक बार फिर हमें पैथेटिक एडवांस डिक्लाइन देखने को मिला है, काफ़ी वर्स है। और अगर हम एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो उन्होंने लगभग उसी लेवल को मेंटेन किया, मार्जिनल वहाँ डिप देखने को मिली है और इट कुड बी बिकॉज ऑफ दी वीकली एक्सपायरीज। और साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए जो दिसंबर का महीना है ट्रेडिशनली थोड़ी एक्टिविटी एफआईआईज की कम हो जाती है, पोजीशंस वगैरह वो कट करते हैं क्योंकि उनकी दिसंबर तक की अकाउंटिंग होती है और फिर वो नेक्स्ट ईयर में फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि एफआईआई की एक्टिविटी काफ़ी मॉडेस्ट हमें देखने को मिल सकती है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो 25,840 का लेवल है ये की लेवल है। इसके ऊपर जो आपको ये राइज देखने को मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट नॉइस और ये इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी वजह क्या है कि इस साल का हमें परफॉर्मेंस फंड हाउसेस को दिखाना है कि देखो हमने इतना प्रॉफिट कमाया। और अगर आप नोट करेंगे तो लगभग इसी दौरान उन्होंने जो उनके ईयरली रिटर्न्स अगर निफ्टी के हम देखें तो वो पॉजिटिव में आए हैं, इससे पहले नेगेटिव या फ्लैटिश रिटर्न थे। तो अब वो कह सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि देखो हमने एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको दिया। तो ये पूरा एक नॉइस है और टाइम टू टाइम मैं कई इंडिकेटर्स डेटा पॉइंट्स आपको दिखाया जिसमें हमें ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि दिस इज अ वीक ट्रेंड और अभी वही रिट्रेस होता हुआ हमें
दिख रहा है। एक सिंपल इंडिकेटर अगर आप देखें MACD का, तो वहां पर भी आपको ह्यूज डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास है, स्टिल MACD आपका रिकवर नहीं हो रहा है। अगर हमें आने वाले दिनों में बड़े फॉल को देखना है तो इस इंडिकेटर को हमें ट्रैक करना है, और ये जो ब्लैक इंडिकेटर है, जो लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक है, इसको इस जोन में घुसना है। काफ़ी टाइम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डटा हुआ है। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा बड़ी फॉल की शुरुआत नहीं होगी। अब ऐसे में हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? मैंने आपको सेंटिमेंट ट्रैकर दिखाया और काफ़ी हफ्तों के बाद हमें पहली बार देखने को मिला है कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बेरिश टेरिटरी पे चले गए। आज से पहले हमने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी तो बेरिश टेरिटरी में चला गया था लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे बेरिश जोन पर जा रहा है। तो मैंने आपके साथ ये लेवल शेयर किया था, इस लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट जाना है। अब एक और जो की लेवल है वो है 26115। मार्केट्स इसके नीचे क्लोज हुआ है। हमें ध्यान में रखना है कि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो आज का फॉल होपफुली एक्सपायरी से ड्रिवन नहीं है। कल एक अगर फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को मिलती है, अगर हम इस लेवल से नीचे 26115 से नीचे क्लोज करते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशंस खोलने का मौका हमारे पास रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट इससे नीचे नहीं जाता है, तब तक हमें अपने जो शॉर्ट्स के हेजेस हैं उसे नहीं हटाना है, और नेकेड शॉर्ट इस लेवल के नीचे ही हमें खोलने हैं। फिलहाल के लिए आप शॉर्ट पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो हेजिंग के साथ बना के रखें और इस लेवल के नीचे आते ही हेजेस को हटाएं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका AI क्रैश के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि क्रैश आएगा या सिर्फ ये एक कहानी है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।